संडे बनेगा ईरान का डेथ डे। वीकेंड का वार, जंग होगी आर पार। जीत हार की कहानी, ट्रंप लेंगे ईरान की कुर्बानी। लाखों की जाएगी जान, खाड़ी देश होंगे परेशान। ट्रंप का डेथ ट्रैप। जी आप देख रहे हैं वॉर स्पेशल। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य जमावड़े के बीच ईरान ने खुली धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस को एक लिखे पत्र में ईरान ने कहा, अगर तेहरान पर सैन्य हमला होता है तो वो इलाके में दुश्मन ताकतों के बेस, फैसिलिटीज और एसेट्स को निशाना बनाएगा। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने अपने पत्र में कहा कि ईरान के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां सैन्य हमले के असली खतरे का इशारा कर रही हैं। पत्र में कहा गया कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर सैन्य हमला हुआ तो तेहरान मजबूती से जवाब देगा। गुटेरेस को लिखे पत्र में ईरान ने कहा, बार बार हाई लेवल पर कहा जा रहा है कि वो न तो टेंशन चाहता है और न ही जंग, वो कोई युद्ध शुरू भी नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर मिलिट्री हमला होता है तो ईरान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा और निर्णायक रूप से जवाब भी देगा। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस हमले को लेकर, वो सुनिए पहले। अमेरिका और ईरान के बीच में जेनेवा में जो बात हुई उसमें अब ये लगभग तय हो गया है कि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसको एटम बम बनाने के लिए नहीं करेगा। और दूसरी बात, ईरान के पास जो हाईली परिष्कृत यूरेनियम 235 का भंडार है 408 किलो, ईरान राजी हो गया है कि वह उसको डाइल्यूट कर देगा, यानी 60% शुद्ध यूरेनियम को ईरान डाइल्यूट करके, यानी दूसरे तत्व उसमें मिलाकर उसको 10% से कम शुद्धिकरण पर ले आएगा। ऐसे में क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा? शायद नहीं। अमेरिका की शर्तें, यानी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा, प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करेगा, अपनी बैलिस्टिक और एंटीशिप मिसाइल्स को लिमिट करेगा, इनको तो छोड़िए, ईरान तो न्यूक्लियर बम वाली इशू के ऊपर भी तैयार नहीं है। और उसके ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को डुबो देंगे और इतनी शक्तिशाली आर्मी को भी हमने नष्ट होते हुए देखा है। ऐसे में लगता यह है कि ये तनातनी अब कहीं ना कहीं एक फ्लेयर अप होगी। वैसे भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन की तरफ से ये बता दिया गया है कि बाई सैटरडे, यानी कि अगले 2 दिन के अंदर हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। आपके आदेश का इंतजार है। अब क्या होता है ये तो भगवान जाने, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि अमेरिका अटैक करेगा। तो आपने ये सुन लिया एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जरा देश का सवाल भी सुन लीजिए, वो भी आपके लिए जरूरी है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले 1 घंटे लगातार। जी हां, देश का सवाल नंबर 1, क्या इस वीकेंड ईरान पर हमला करने वाला है अमेरिका? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, सवाल पूछेंगे, क्या न्यूक्लियर डील पर ना कहना ईरान को भारी पड़ने जा रहा है? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या इजराइल यूएस से पहले ईरान पर हमला कर देगा? सवाल नंबर 4, जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्या ईरान पर हमला वर्ल्ड वॉर 3 को दस्तक देगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा? सवाल नंबर 5, जिस पर हम चर्चा करेंगे, ईरान पर हमले के बाद क्या रूस अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? क्या चीन और रशिया अमेरिका से दो हाथ करने के लिए तैयार है? लेकिन इससे पहले कि हम इन सवालों के जवाब के लिए पैनल के पास जाएं, ग्राफिक के जरिए, कंटेंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से अब ये पूरी जंग एस्केलेट हो रही है। जी हां,
ईरान पर हमला होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या रविवार डेथ डे बनने जा रहा है ईरान के लिए, और क्या इस संडे वीकेंड पर अमेरिका अटैक करेगा, ये अपडेट लेकर आपके लिए आए हैं और इस अपडेट के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या। जी हां, देखिए 22 फरवरी को ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं, अपडेट हम तक पहुंच रहा है। अपडेट नंबर 2 जिस पर आपको गौर करना चाहिए और उस पर ध्यान जाना जरूरी भी है, ईरान अमेरिका डील फेल होना क्या इस जंग की वजह बनने जा रही है, क्या ईरान पर अब ताबड़तोड़ अमेरिका हमला करेगा। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों वो भी समझिए, तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी है कि भाई जंग हुई तो फिर आप समझिएगा। और चौथा अपडेट आपके लिए जो मैं लेकर आया हूं, अमेरिकी हमले का भीषण जवाब देने की बात ईरान कह रहा है। ईरान ने कहा है अगर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अपडेट नंबर 5 जो आपके लिए जानना जरूरी है, अमेरिकी बेस फैसिलिटीज और एसेट्स की बर्बादी की धमकी ईरान ने दी है कि हमारे ऊपर हमला किया तो खाड़ी देशों में जो आपके फौजी अड्डे हैं सब साफ कर देंगे, आपके एसेट्स को बर्बाद कर देंगे, आपके जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बर्बाद कर देंगे। अपडेट नंबर 6 जो आपके लिए आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा, ट्रंप ये बात कह रहे हैं। और करीब दर्जन भर ऐसे इलाके ईरान में हैं, इस्फहान, नतान जैसे इलाके जहां पर अमेरिका ने हमले की बात कही है। अपडेट नंबर 6 आपने देख लिया। अपडेट नंबर 7 आपके लिए लेकर आए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप फाइटर जेट से हमला होगा, यह बात अमेरिका कह रहा है और ऐसी मुकम्मल तैयारी अमेरिका ने कर भी रखी है। जो वो कह रहा है तैयारी वैसी ही है। रमजान के महीने में ईरान पर हमले की आशंका सबको लग रही है। इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी बहुत थू थू करेगी अमेरिका की, लेकिन हम अमेरिका को जानते हैं कि अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता। एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला होगा, रमजान के महीने में हमला हो सकता है। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं, अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ और अपडेट जंग के मैदान से आ रहा है। ईरान ने यूएन को धमकाया है, क्या कहा है आपको वो भी समझा देते हैं। जी हां, अमेरिका जो हमला करेगा उसकी मजबूत तरीके से जवाबदेही हमारी होगी, ये बात ईरान ने कही है और यूएन को कही है, बाकायदा धमकी देते हुए दुश्मन ताकतों के बेस और फैसिलिटी पर हम अटैक करेंगे, यह बात ईरान ने यूएन में कही है। संयुक्त राष्ट्र को कहा है कि अगर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। चेतावनी नंबर 3 जो ईरान ने यूएन के जरिए अमेरिका को दी है, हम जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो जवाब देंगे, यह बात यूएन में कही है तेहरान ने। चेतावनी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग की कि भाई बीच बचाव के लिए आइए, आप हमारे चार्टर का ख्याल रखिए। 5वां अपडेट चेतावनी क्या है, हम डिप्लोमेसी के जरिए चीजें ठीक करना चाहते हैं, ये ईरान कह रहा है। 6वीं चेतावनी जो ईरान ने जारी की है, डिप्लोमेटिक बातचीत बहुत हो गई, अमेरिका हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करे तो देखिए ईरान दब नहीं रहा है, चाहे जैसा भी मसला रहा हो, चाहे जैसी बातचीत रही हो। 2 बातचीत के दौर फेल हुए लेकिन अभी भी ईरान डटा हुआ है और ईरान धमका रहा है। अगला ग्राफिक्स आपको बताने जा रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है उसे लेकर क्या दिक्कत हो रही है, क्यों इसे लेकर अमेरिका थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, थोड़ा हल्का हाथ रख रहा है, रीजन क्या है, उस रीजन को आप समझिए। ये बहुत आपको फैक्ट बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसीलिए यहां पर जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर ईरान वक्त वक्त पर धमकी देता रहता है। फैक्ट नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं, क्यों इसे लेकर इतना माथापच्ची चले। 20% कच्चे तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है, यानी 20% जो तेल है वो यहां से होकर गुजरता है। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, यूएई, सऊदी, इराक, कुवैत, कतर का क्रूड इसी रास्ते से पूरी दुनिया भर में सप्लाई होता है। यह रास्ता बंद हुआ मुश्किल बढ़ जाएगी। जी हां, फैक्ट नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, रास्ता बंद हो गया तो क्रूड की कीमतें आसमान छुएंगी, प्राइसेस बहुत ऊपर हो जाएंगे और यह डर सभी को सता रहा है। फैक्ट नंबर 5 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए क्या है, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया का ज्यादातर तेल जो है इसी रास्ते से दुनिया भर में ट्रैवल करता है, यहीं से उन मुल्कों में पहुंचता है। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। फैक्ट नंबर 6 माफ कीजिएगा, ईरान अमेरिका के तनाव के वक्त ये इलाका चर्चा में रहता है क्योंकि यहीं पर दोनों सेनाएं अपने लड़ाई झगड़े को अंजाम देती हैं और इसीलिए लोगों को डर लगता है कि भाई ये रास्ता बंद हो गया तो इकोनॉमी डंप हो सकती है ज्यादातर मुल्कों की। यूएस नेवी, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड इसे संवेदनशील बनाते हैं क्योंकि वहां पर सबकी तैनाती हो गई है, सब अपने अपने हथियार लेकर खड़े हैं, तो वहां पर बहुत क्रूशियल अभी मोमेंट चल रहा है। ईरान कई बार इस रास्ते को बंद करने की चेतावनी दे चुका और इसीलिए अमेरिका थोड़ा हाथ हल्का रख रहा है। उसको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया में क्रूड की सप्लाई रुक जाएगी, प्राइस हाइक हो जाएंगे और दुनिया भर के जो देश है वो अमेरिका पर दबाव बनाएंगे, इजराइल पर दबाव बनाएंगे, भाई आपकी वजह से ही हुआ है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि असल में ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है कहां, जरा मैप देखिए मित्रों और उस मैप के जरिए समझिए कितना क्रूशियल है। हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों अहम है, वर्ल्ड तेल सप्लाई का अहम रूट कैसे है। देखिए ये ईरान है,
फारस की खाड़ी है, जहां पर अमेरिका ने अपने तमाम जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो उनके वॉरशिप है, वो यहां पर इस जगह पे पोस्टेड है। ये सामने आपको ईरान दिख रहा है, उसके बाद कतर, यूएई, ओमान, इधर देखिए अरब सागर है, अरेबियन सी जो भारत को जोड़ता है। यहां से, इस रास्ते से सबका तेल सप्लाई यहां से गुजरती है। आप समझिए कि यहां से जो जितने भी ओपेक कंट्रीज हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पेट्रोल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, वो यहां इस रास्ते के जरिए अपना सारा तेल पूरे ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भेजते हैं। तो अगर यहां पर और जो लड़ाई हो रही है उसमें अमेरिका की नेवी, ईरान की नेवी इस पूरे इलाके में डिप्लॉयड है और जंग शुरू होगी तो ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो सोचिए कि वहां से पूरी क्रूड की सप्लाई यहां पे अगर आके ब्लॉक हो गई तो बाकी ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, चाहे वो चाइना हो चाहे और भी मुल्क हो, वहां तक क्रूड पहुंच नहीं पाएगा। जब सप्लाई रुकेगी मित्रों तो ये जो प्राइस हाइक को ट्रिगर करेगी और इसीलिए हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत क्रूशियल हो जाता है। ये मैप मैं इसलिए लेकर आया हूं आपको बताने और समझाने के लिए कि आप समझिए कितना क्रूशियल इस वक्त नेक बोन बना हुआ है। जिस तरह से हमारे पास चिकन नेक है, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक वैसा ही यहां पर मलक्का स्टेट जैसे हमारा है, वैसे यहां पर ये नेक जो है ये बहुत खतरनाक इलाका है। पूरा मिडिल ईस्ट का जो तेल सप्लाई है वो यहीं पर आकर यहां से होकर गुजरती है। और अगर जंग शुरू हो गई तो अमेरिका, ईरान इसी रास्ते पे, इसी इलाके में लड़ने, सारी जो सबमरीन है, पनडुब्बियां हैं, वो इसी जगह पे ईरान ने अपनी डिप्लॉय कर रखी हैं और अमेरिकी नेवी इस पूरे इलाके में डिप्लॉयड है। तो यहां पर जंग शुरू हो गई तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जितना कच्चा तेल जाना है सब खत्म हो जाएगा। अगले ग्राफिक्स में बढ़ते हैं। अमेरिका कहां कहां हमला करने वाला है। अब देखिए, अमेरिका बार बार यह बात कहता है कि हम हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम हमला करने वाले हैं, लेकिन हमला होगा कहां, किस तरीके से होगा, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा मैप आपके लिए लेकर आए हूं। देखिए, बुनाब, मरीवान, तेहरान, वरामिन, लविसान, फोर्डो, अराक, नतांज, इस्फहान, बुशर, डरान, संगंद, ये जो इलाके हैं, बंदर अब्बास, ये कोस्टल इलाका है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आपको दिखा रहा था वो बंदर अब्बास का कोस्टल इलाका है। ये बंदरगाह, यहीं पर तेल सप्लाई का सारा जो नेक है वो यहीं पर आकर फंसता है। और ये तमाम वो इलाके हैं मित्रों, दर्शकों, ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने प्लान किया है मारने के लिए, क्योंकि इसी इलाके में अमेरिका को, इजराइल को लगता है कि ये एक्टिव न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर बम बनाए जा रहे हैं, जहां पर यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जा रहा है, जहां पर उनकी आईसीबीएम्स और रॉकेट की फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हीं इलाकों में है। तो हमला होगा तो सबसे पहले अमेरिका, जो पॉइंटर्स, जो ब्लिंकर्स आप देख रहे हैं, ये ईरान के मैप है, ये ब्लिंकर्स हम आपके लिए लेकर आए, इन्हीं इलाकों में हमला होगा और सबसे पहले अमेरिका, इजराइल इन्हीं इलाकों को अपना निशाना बनाएंगे। तो समझिए कि अगर इन इलाकों में निशाना लगा, यहां पर हमला हो, तो ईरान में बचा क्या है फिर? 90% ईरान के इलाके उस हमले में कवर हो जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे, हजारों जख्मी होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर तो खत्म। समझिए, अगर अमेरिका ने हमला किया इन इलाकों में तो मुझे लगता है कि ईरान को कई 100 साल लग जाएंगे इस हमले से उबरने में। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है दोस्तों, उस पैनल के जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा चक्र बन रहा है जंग का, ये जो पूरा एस्केलेशन हो रहा है, वॉर का जो स्ट्रैटेजी प्लान अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, ईरान कर रहा है, धमकियां चल रही हैं, एक दूसरे को समझाने बताने की कोशिश हुई लेकिन कुछ खास निकल कर नहीं है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल संजय सोई साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुरेश गोयल साहब मेरे साथ है, पूर्व राजनयिक है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुतिदास गुप्ता जी मेरे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ जमीर अब्बास साहब है, ईरान से लाइव जुड़े हैं, वहां से जो बेहतर चीजें होंगी उनसे जानने की कोशिश हम करेंगे। कुछ ही वक्त में जमीर साहब जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सवाल संजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह की एस्केलेशन और मैप की चीजें मैं दिखा रहा था कि इन इलाकों में हमले होंगे और ये स्ट्रैटेजी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी डिटेल मैंने दर्शकों को साझा किया। अभी जंग के जो हालते हाजरा आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब जिद पर आ गया है। अमेरिका अब कह रहा है कि अब आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। दो राउंड ऑफ टॉक हमारे बीच हो चुकी हैं, हमने आपको बहुत सारे तरीके सलीके बता दिए बातचीत करने के लिए, लेकिन आप किसी चीज पर राजी नहीं हुए, तो आप चाहते ही ये जंग हो तो जंग कर लेते हैं। संजय सर। नहीं, बिल्कुल अमित, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने डिटेल में इतना थॉरोली वहाँ की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सिचुएशन रूम में बैठा हुआ हूँ। और वाकई में यहाँ से यहीं से बात शुरू करता हूँ कि जो अमेरिका की सिचुएशन रूम में जो ब्रीफिंग हुई है उसका नतीजा ये निकला है कि वहां की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस तरह से बिल्डअप है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा बिल्डअप अभी पिछले इतिहास में, निकट इतिहास में नहीं देखा गया है कि अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर में पहुंचने वाला है, जेराल्ड फोर्ड, जो सबसे बड़ा दुनिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा चाहे F-18 हो, F-15 हो, F-35 हो, और उनके रैकी के जहाज हो, इलेक्ट्रॉनिक के जहाज हो, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड, पैट्रियट, हर तरह के डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया है। तो और उनकी सेना तकरीबन 45 से 50 हजार सेना वहां पर पहुंच चुकी है। फाइटर जेट्स हैं,
अमित, ऐसा है कि यहाँ पर एक मिलिट्री माइंड के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में अमेरिका ने अपनी डिफेंसिव और अटैक यानी कि रक्षा और हमला दोनों की तैयारी पूरी तरह से कर ली है, क्योंकि उसको ये भी चिंता है कि जिस प्रकार से ईरान के बयान आ रहे हैं, और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ईरान के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनके पास आईआरजीसी, उनके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूथी, तो उनको अपनी बेसिस, जैसे अभी आपने बताया था कि किस प्रकार से अयतुल्ला खुमानी ने कहा है कि आपकी बेसिस पर हमला करेंगे, तो अपनी बेसिस को बचाना है, क्योंकि ईरान का जितना नुकसान हो जाए उसका इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका का अगर जहां जहां नुकसान होता है वो एक बड़ी हाईलाइट होगी, बहुत न्यूज में होगा वो, कि देखिए आप अपने आप को बचा नहीं सके, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पे चाहे हमला कर दिया, चाहे राइट अमेरिका सर। की कतार की बेस पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर हमले की तैयारी और डिफेंस की तैयारी दोनों तरह से, और अमेरिका ने मेरे ख्याल से मन पूरी तरह से बना लिया है कि अगर ये बात नहीं मानी तो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब वो कब करें, शनिवार को तैयारी है, सरप्राइज फैक्टर रखते हुए वो थोड़ा बहुत सरप्राइज रखेंगे टाइम और डेट का, लेकिन फिर जब करना होगा तो ताबड़तोड़ हमला करेंगे एक साथ ही, चाहे वो न्यूक्लियर साइट्स हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे उनकी रिफाइनरीज हो, चाहे मिलिट्री साइट्स हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, या उनके जो मिसाइल साइट्स है, सभी को मेरे ख्याल से एक साथ हमला करने की क्षमता अमेरिका ने अपनी बिल्डअप कर ली है। अमित जी, पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विथ मी। मैं सुरेश सर के पास जा रहा हूं। सर, अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी लगातार बातचीत होगी और एक दो दौर अभी बातचीत के और होने वाले हैं, ऐसा इम्कान, ऐसा अंदाजा लगा। तो श्रुति मैम भी कह रही थी कि हमें थोड़ी बहुत बातचीत तो जरूर होती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी जो सिचुएशन सर दिख रही है, आपको अभी भी लगता है कि इज देयर एनी वे कि बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से इस चीज को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। और जमीर साहब जुड़ चुके हैं। जमीर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। सुरेश सर, प्लीज गो अहेड। जी शुक्रिया बहुत। जी हाँ, सर। नमस्ते। देखिए, मैंने आप ही के शो पर पहले शायद 2 या 3 दिन पहले कहा था कि हम जो डिप्लोमैट्स हैं वो कभी भी आशा को नहीं छोड़ते हैं। राइट सर। युद्ध से पहले अगर 1-2 राउंड की बातें होती हैं तो शायद उनमें मामला सुलझ जाए। राइट सर। तो ये आशा और ये ऑप्टिमिज्म तो कोई भी डिप्लोमेट है उसका ये धर्म ही नहीं, उसका एक ये नेचर बन जाती है ये। राइट सर। तो अब उसके आगे चलकर मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी भी जो मैंने कहा था उस टाइम पर, मैं अभी भी वही बात कहना चाहूंगा। ट्रम्प के तरकश में तीर बहुत हैं राइट सर। और सब तीरों को डिप्लॉय करके प्रेशर बढ़ाता रहेगा ईरान के ऊपर, जब तक कि ट्रम्प को वो जो डील नहीं मिल जाती है जिसका उनको इंतजार है। राइट सर। और ट्रम्प की डील क्या है, वो उन्होंने एक तरह से कहा है कि कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब वो इसलिए कि इजराइल की जो पोजीशन है वो ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। राइट सर। ईरान बोल चुका है कि पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, हालांकि मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं होगा। इससे पहले जैसी पीओसीए भी था उसके तहत जो ईरान की फैसिलिटीज थी वो देवर ओपन टू इंस्पेक्शन। आईएईए की इंस्पेक्शन टीम वहां पर जाया करती थी, चेक करती थी। राइट सर। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां पर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम की गुंजाइश लग रही है। एक चीज थी कि जो उनका एनरिचमेंट प्रोग्राम था वो ये था कि अगर वो बनाना चाहे तो खाली एक चाबी से परे है, एक चाबी घुमानी है और फिर वो उनका एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियर के करीब पहुंच जाएंगे। अगर मैं अभी की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखूं, मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूं, राइट सर। सिचुएशन में अगर देखूं तो ईरान को भी ये पता है कि अगर वॉर हुई तो ईरान का नुकसान बहुत होगा। ईरान जैसी सिविलाइजेशन है, कोई बेवकूफ नहीं है वो लोग, वो भी जानते हैं कि वॉर का नतीजा क्या होगा और अल्टीमेटली ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने उसको प्रोटेक्शन के लिए कंक्रीट बैरियर बनाने शुरू कर भी दिए हैं कि अगर वॉर तो पहले उसको प्रोटेक्शन करना है। लेकिन अगर वॉर शुरू हुई तो जैसा कि आप भी कह रहे थे, यूएसए का भी नुकसान बहुत ज्यादा होगा और वो तो ऐसा होगा कि यूएसए कभी भी अगर अपने आप को उस वॉर में कैलकुलेशन करना शुरू करे बैलेंस शीट में, तो सोचना पड़ेगा कि ये नुकसान
वाकई में इसके काबिल था, उठाना जरूरी था ये या नहीं था। ठीक है सर। तो ये कहूंगा कि अभी भी उम्मीद काफी है मेरे को, और मुझे नहीं लगता कि ये वॉर ज्यादा बहुत वाकई में बा होगी, क्योंकि यूएसए को भी इतनी समझ है, ट्रम्प भी इतने बेवकूफ नहीं है कि उनको पता भी है नुकसान उनका क्या होने वाला है। फेयर इनफ तो सर। क्या बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाली यहाँ पर इजराइल की पोजीशन है और गल्फ कंट्रीज की। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है, कतार नहीं चाहता है, ज्यादातर गल्फ कंट्रीज वॉर के फेवर में नहीं है। उसके बाद भी देखिए फिर क्या होता है। ठीक है, तो फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। जमीर अब्बास साहब मेरे साथ ईरान से लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आने के लिए। श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब्बास साहब, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ईरान की जो टैक्टिकल सिचुएशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेवी डिप्लॉयड है, रशिया चाइना उनको मिल रहा है वॉर प्रैक्टिस करने के लिए, अमेरिका भी बहुत स्ट्रेट अवे हो चुका है, यूएन में भी तेहरान ने अपील की है। अभी जो सिचुएशन सर आप वहाँ देख रहे हैं, आप तो ईरान में बैठे हुए हैं, अभी क्या सिचुएशन है सर? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वहाँ से, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे? ईरान में मोराल बहुत हाई है। नमस्ते और आदाब तमाम हमारे पैनलिस्ट नमस्ते को सर। और तमाम हमारे नमस्ते। व्यूअर्स को। ईरान में मोराल बहुत हाई है, और ईरान जो भी नेगोशिएशन कर रहा था, जो हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स भी कह रहे थे कि ईरान का अगर आगाई अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका स्टैंड देखेंगे तो वो कंप्लीटली फ्रंट फुट पे इस वक्त जो है ईरान है। ईरान ये जानता है, माइक पॉम्पियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि ईरान हमारे 40-50,000 सोल्जर्स वेस्ट एशिया में हैं जो ईरान की मिसाइल के ऊपर जद के ऊपर हैं। ईरान के पास होर्मुज है जहां पर दुनिया का 20% ऑयल जहां राइट सर। से पास होता है। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब्राहम लिंकन जो वो लेके आए हैं 2.5 की ईरान की मिसाइल से तकरीबन गर्क कर सकती हैं। तो ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज ये है कि ईरान नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स के साथ, इंटरनेशनल लॉज के साथ है। ईरान की मुखालिफत में जो लोग आए हैं उन लोग इंपीरियलिस्ट लोग हैं, उन लोग दुनिया पर जुल्म करना चाहते हैं, दुनिया के वेपन्स को, दुनिया के ऑयल को, रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। ईरान के अंदर क्षमता है कि ईरान जवाब देगा। और ये सिर्फ बात नहीं है, 12 दिन की जंग के अंदर ईरान ने जो इजराइल की हालत की थी, और कतर के किंग को, ट्रंप को कॉल करके रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि सीज फायर कराया जाए, क्योंकि खुर्रम शहर नाम की मिसाइल लास्ट के 2 दिन जो इजराइल में गिरी थी उससे इजराइल दहक गया था। और सिचुएशन कोई बदली नहीं है। अमेरिका के एयरबेस के ऊपर, सेंटकॉम के ऊपर ईरान ने हमला किया था। अगर अमेरिका हमला करना चाहता तो उसी वक्त हमला कर सकता था। क्यों अमेरिका ने उस वक्त सीज फायर किया और क्यों अभी वो वॉर करना चाह रहा है? बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका खुद वॉर करने के फेवर में नहीं है। 2 रीजन उसके अहम है। एक, उसके वेस्ट एशिया में सिपाही जो ईरान की मिसाइल के जद पर हैं। दूसरे, जितने मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में मुल्क हैं, तमाम मुल्क को ईरान ने क्लियर वार्निंग दी है, अगर इस बार वॉर हुआ तो ये रीजनल वॉर होगा। ये फर्स्ट टाइम है जो आयतुल्लाह खामेनी ने खुल के कहा है। और ईरान के मिडिल ईस्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि हर लेबल जो मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है कि ये अमेरिकन ओनरशिप कंपनीज हैं, वो सब अमेरिकन लैंड का कैलकुलेट की जाएगी और सब पर हमला होगा, और पूरे मिडिल ईस्ट को इस वक्त जो है ये जंग घेर लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल क्लियर। सिर्फ ये मीडिया के जरिए से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, जहां पर मीडिया को लग रहा है कि वो बहुत ताकतवर है। हकीकत में आप देखें कि अगर अमेरिका हमला कर सकता तो 1 घंटा भी डिले नहीं करता। पॉइंट टेकन। अब्बास साहब प्लीज स्टे विथ मी। श्रुति मैम, मैं यहीं से शुरू करूंगा। जो अब्बास साहब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमला करने की क़ुव्वत होती या ऐसी स्ट्रैटेजी होती तो शायद अमेरिका लेट नहीं करता। ये लेट लतीफ़ी इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि भाई एक घायल शेर जब लड़ता है तो अपनी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और अपने शिकार को इस काबिल नहीं छोड़ता कि फिर वो जीवित रह पाए। तो अगर ईरान ठीक है मिलिट्री पावर के मामले में अमेरिका से कमज़ोर है, लेकिन आप उसके इलाके में जाकर जंग कर रहे हैं, आप उसकी ज़मीन पर लड़ने के लिए पहुंचे हैं। श्रुति मैम, बात तो आपने सही की, लेकिन इसका कोई मेरे पास इस वक्त क्लियर जवाब नहीं है। पर इन बातों का ज़रूर जवाब मैं दे दूंगी कि उन्होंने यूएन को गुहार लगाई है कि भाई आप इंटरफेयर करिए। ऐसा अगर कोई सामने वाला देश एक दूसरे देश को अगर युद्ध की चुनौती दे रहा है तो एज अ पीस कीपिंग फोर्स आप वहाँ हाथ पे हाथ धर के क्या कर रहे हैं? अब उसके रिस्पॉन्स क्या आया?
रिस्पॉन्स में ये आया कि यूएन में वॉल्ट्स करके एक हैं, उन्होंने बोला है कि ईरान के ऊपर तो युद्ध होके रहेगा और वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल नेशन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यूएन ने एक स्टेटमेंट जारी करी कि कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु जो हुई है प्रोटेस्ट के अंदर, उसके उनको ईरान की रिजीम को गिल्टी ठहराया गया। जो यूनिसेफ है उसके उन्होंने बोला कि पहले बच्चे रिलीज करो जो प्रोटेस्ट के अंदर आपने जेलों में डाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ सही है, पर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि ये रिस्पॉन्स हमें बता देता है कि पूरी दुनिया किस तरफ पलट खा रही है, कि उनको ये यूएस का जो स्टांस है, चाहे वो मीडिया रिलेटेड हो, चाहे मिलिट्री पोजीशनिंग हो, चाहे जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग हो, ये उनको गलत नहीं लग रहा है इन विद रिस्पेक्ट टू ईरान। इसीलिए यूएन में जितने लोग वहां बैठे हैं उन्होंने ये कंबाइंड स्टेटमेंट्स इशू होने दी है। अब मिडिल ईस्ट के नेशंस को पता है कि अगर युद्ध होगा तो सबके सब जलेंगे, सिर्फ इकलौता ईरान अकेले नहीं जलेगा। जो इराक वॉर में हुआ था उसके अंदर सिर्फ इराक का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं होगा। अब जलेंगे तो सब जलेंगे, जहां जहां यूएस के एसेट्स हैं सब जलेंगे, और इजराइल को भी भारी धक्का पड़ेगा। ये सबको पता है, क्योंकि सिर्फ ईरान नहीं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे अपने अपनी जगहों पे, और जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतना पहुंचाया जाएगा। और ये किसी को डाउट नहीं है, ये हम कई दिनों से कह रहे हैं। लेकिन एक चीज नोट करनी चाहिए हमको, ट्रंप ने 10 दिन का टाइम दिया था, थर्सडे आई थिंक को टाइम दिया गया था ये उन्होंने, और आज आईएईए की एक प्लेनरी बैठी है। पिछली बार जब आईएईए की प्लेनरी बैठी थी और उन्होंने ईरान को गिल्टी फाइंड किया था ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट एंड नॉट, और उन्होंने जो अपने प्रोमिसेस करे थे उस पर वो ठीक नहीं बैठे थे, उनको गिल्टी जब फाइंड किया था उसके 24 घंटे के अंदर इजराइल ने अटैक कर दिया था। अब ये 10 दिन की फिर एक मीटिंग बैठ रही है, और आपका डोनाल्ड ट्रंप का भी 10 दिन का सिनेरियो चल रहा है। अगर इसके बाद आईएईए ने डिस्ट्रस्ट दिखाया ऑन ईरान, जबकि आईएईए के साथ इनके फॉरेन मिनिस्टर जाके मिल भी चुके हैं, बातचीत भी चल रही है, लेकिन अगर इस मीटिंग के बाद उन्होंने डिस्ट्रस्ट दिखाया तो एक और कार्ड मिल जाएगा उनको कि इस वजह से हम अटैक करना चाहते हैं। इनके अलावा लेट्स लुक एट मिलिट्री पोजीशनिंग ऑफ डिफरेंट नेशंस। पोलैंड ने अपना ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप जाइए नहीं, और अगर आप वहां हैं तो वहां से जल्दी बाहर निकलिए। आपके जर्मनी ने अपने नॉन क्रिटिकल ट्रूप्स को वहां से मूव कर दिया है। फिर एक और नेशन है, आई थिंक मेरे को उसका नाम यार, एक और नेशन है वहां पे जिन्होंने अपने रिलोकेट कर दिए हैं नॉर्दर्न ईरान के अंदर जितने लोग थे अपने मिलिट्री पर्सनल्स को, उनको रिलोकेट कर दिया, उनको टर्की और कुवैत और जॉर्डन भेज दिया गया मैम। हाँ, बहुत हिला दिया है अपने फोर्सेस को। जब ये पोजीशनिंग हो रही है, दैट मींस इन नेशंस को भी पता है कि आगे कुछ होने वाला ही है, ये गीदड़ भपकी तक नहीं रह गया है, अब तक इन्होंने नहीं हिलाया था। तो चाहे हम अभी कितना भी हम ये डिनाई कर ले कि चाहे कि उनको हक है कि नहीं है, जो इल्जामात हैं वो सही है कि नहीं है, क्या ये हम लास्ट मिनट तक टॉक पर बैठ सकते हैं, टाइम टिक कर रहा है, इसके अंदर अगर डील हो गई तो अच्छा है। अब्बास साहब, आप श्रुति मैम की बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आईएईए एक एपेक्स बॉडी है सर। अगर आईएईए आपको नहीं करता है क्वालिफाई इस चीज़ के लिए, तो अमेरिका को और बहुत सारी वजह मिल जाएंगी। और जो 4 शर्तें अब्बास साहब आपको भी याद होंगी कि आपको आईसीबीएम और अपना जो रॉकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ख़त्म करिए, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करिए, जो आपके पास इनरिच्ड यूरेनियम की क्वालिटी, क्वांटिटी, लोकेशन आप बताइए कहाँ पे है, कितना है, क्या है। तो ईरान इन बातों को मानने वाला नहीं, आप भी जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये जो नेकबोन है, ये जो टसल है, इसी पे सारा मामला फंसा है, क्यों नहीं एक्सेस दे दिया जाए सबको कि भाई आप आके देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। अब्बास साहब। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आईएईए के जो हेड थे ग्रोसी, उनके ऊपर ईरान ने केस फाइल किया है स्पाइंग का, कि जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन ग्रोसी ने शेयर किया था इजराइल की मिलिट्री को। तो ये आईएईए कम है और ये स्पाइंग एजेंसी ज्यादा है। एक दो, आईएईए के जो हेड थे ग्रोसी, उन्होंने खुद कहा था कि वी हैव नो एविडेंस दैट ईरान इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन होने के बारे में ग्रोसी ने खुद कहा था, जो उनका हेड है, कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है,
कोई हमारे पास आशंका नहीं है जब उन्होंने हमला किया था। 3, उन्होंने कहा था कि हम कुछ एरियाज में ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कहा था। गिल्टी किस चीज के लिए गिल्टी था, इसके ऊपर भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। 4, ईरान कौन से कानून, दुनिया के कौन से कानून के हिसाब से ईरान अपना आईएईए को अलाउ करता है आने के लिए। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन से उसने आईएईए साइन भी नहीं किया है। यानी कानून दुनिया में है या जंगल राज है। आप किस कानून के तहत कोई कंट्री को आप कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें लीगल तौर पर दुनिया में इजाजत है तो ये इंपीरियलिज्म, ये इंपीरियलिस्ट थॉट जो है, जो हमारे ऊपर भी वेस्टर्न पावर्स ने, कॉलोनियलिस्ट पावर्स ने आके हम पर कब्जा किया था, ये वही माइंडसेट है। और हमें जरूरत है कि इस कॉलोनियलिस्ट और वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर का मुकाबला किया जाए और अपने हक के लिए लड़ा जाए। ईरान आखिरी लम्हे तक, देखें, मैं आपको और हमारे पैनलिस्ट शायद जानते होंगे कि ईरान एक शिया बहुल मुल्क है, यहाँ पर मेजॉरिटी शिया रहते हैं। शिया आइडियोलॉजी में सर झुका देना मुमकिन नहीं है। यानी करबला के मानने वाले, इमाम हुसैन के मानने वाले सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम ना किसी पे जुल्म करेंगे और ना जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ईरान बिल्कुल कोई अमेरिका की बात नहीं मानेगा। अगर अमेरिका ने गलती की इस बार जंग करने की, तो आप और मैं दोनों गवाह रहेंगे कि हम फिर से एक शो करेंगे और जिसके अंदर बताएंगे कि अमेरिका खुद पशेमान हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है कि उसने ये गलती किया और उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय सर, जो बात अब्बास साहब कह रहे हैं, क्या ईरान के साथ ज्यादती की जा रही है? क्या जानबूझ के क्रूड के चक्कर में खाड़ी मुल्क को परेशान किया जा रहा है? सिर्फ ये डिप्लोमेटिक टाई अप्स, ये बातचीत, ये राउंड 1, ये राउंड 2, ये सिर्फ दिखावे का पूरा मामला है? ट्रंप जानबूझकर इस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि ईरान को फंसाया जाए, परेशान किया जाए? संजय सर, देखिए, ऐसा अमित जी कि एक बात निश्चित है कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं, उनको जो सबसे बड़ा खौफ है वो है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर ताकत ना बन जाए। जी। आज जमीर साहब यहाँ है, मैं भी इस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि वहां पर ईरान आज वहां की बहुत बड़ी ताकत है। मिडिल ईस्ट में अगर सबसे बड़ी ताकत है, बहुत पुराना हिस्ट्री है, इतिहास है इसका, बहुत बड़ा देश है, इनकी आईआरजीसी बहुत स्ट्रांग है और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के मुकाबले में काफी ताकतवर है। यही कारण है कि आज अगर बाकी सब जगह अमेरिका की बेसिस बन गई है, यहाँ पर ईरान एक ऐसा देश है जो वहां पे खड़ा है। तो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से न्यूक्लियर पावर ना बने। इसके लिए पहले भी कई बार कोशिश होती रही है, जैसे कि बताया कि उनके साइंटिस्ट को मारा गया, कभी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में वायरस डाल दिया गया, कभी उनके न्यूक्लियर साइट्स पर ही हमला कर दिया गया। यानी कि एक तरह से सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि यदि न्यूक्लियर ताकत बन जाता है ईरान, आज की तारीख में 60% में नहीं बन सकता, 90% चाहिए, लेकिन उस दिशा में अगर बढ़ते हैं तो वहां का पावर बैलेंस चेंज हो जाएगा और एक तरह से बहुत बड़ा डेटरेंस पावर ईरान के पास आ जाती है। और इजराइल के लिए ये एक सर्वाइवल का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ईरान बड़ा देश है, वहां पे कुछ न्यूक्लियर गिरता है, एक कोने में असर होगा, लेकिन इजराइल के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो समझिए कि वहां पे उनका हमले होते हैं न्यूक्लियर, तो उनका सर्वनाश होना निश्चित है। तो यही कारण है कि वो किसी भी प्रकार से नहीं चाहते। वैसे भी चारों तरफ से इजराइल गिरा हुआ था, उनका सर्वाइवल का क्वेश्चन है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती और चारों तरफ से हमले होते रहे उनके ऊपर, जो उनको भी वो प्रॉक्सी मानते हैं ईरान को। और ईरान का ये दावा रहा है कि इजराइल को खत्म करना, अमेरिका को खत्म करना, और ये दोनों को खौफ है कि ईरान ज्यादा ताकतवर हो गया तो इजराइल के सर्वाइवल का सवाल है। तो इस समय में एक बात है, एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी बात, कि इस समय में एक बात और है, मिडिल ईस्ट का कोई भी देश, ज्यादातर देश नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि जो वार्निंग दी है ईरान ने उसको वो काफी सीरियसली ले रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उसका रिटेलिएशन बाद में उनके ऊपर आए। अमित जी। ठीक है अब्बास साहब, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे सुरेश सर के पास जाना है। अब्बास साहब। जी जरूर, मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं कि ईरान के आयतुल्लाह खामेनी ने क्लियरली फतवा दिया है कि ईरान के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन बनाना जायज नहीं है। ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा क्योंकि वो नहीं चाहता, इसलिए, और वो आईएईए के सिग्नेटरी है और आईएईए को फॉलो करता है और आईएईए वहां पर जांच भी करता है। तो ये कि न्यूक्लियर वेपन ईरान बना रहा है, ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुल के मना किया है।
और ये बिल्कुल एक अमेरिकन बात है जिसको रिपीट की जाती है, जिसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सुरेश सर इस बात को थोड़ा क्लेरिफाई करें। देखिए, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है सर, लेकिन वो भी न्यूक्लियर वेपन उसके पास भी है, और अंदर खाने से खबर भी आई, श्रुति मैम भी यहाँ बैठी हुई हैं, कि सऊदी अरब भी चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो जाए। खाड़ी का हर देश चाहता है न्यूक्लियर वेपन हो जाए, और मुझे तो ये लगता है सुरेश सर कि लोग चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि खाड़ी मुल्क ईरान से डरते हैं, ईरान की रॉकेट पावर से, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिस तरह के ड्रोन फैसिलिटीज उनके पास है, जितनी कुव्वत ईरान के पास है। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर एक मुल्क बनता जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे लगता है खाड़ी के देश खुद चाहते हैं कि अमेरिका मारकर उनको कमजोर कर दे, और सऊदी अरब तो बिल्कुल बिल्कुल चाहता है। सर सुरेश सर, am I राइट और रॉन्ग? सुरेश सर, मुझे नहीं पता कि आपको ये खबर कहाँ से मिली जी। कि सऊदी अरब तो चाहता है कि हाँ यूएसए ईरान के ऊपर हमला करे। हाँ आपने बातें सही कही हैं, मैं मानता हूँ कि ईरान जो है इस एरिया का काफी पावरफुल कंट्री है। हाँ मैं जानता था ये, बिल्कुल सब जानते हैं ये। हाँ सब ये जानते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो अगर वो चाहे तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में काबिल हो सकता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा है वो। ये भी सब, इससे पहले जब एग्रीमेंट था तो आईएईए की टीमें जांच करती थी, उनकी रिपोर्ट में कहीं ये नहीं आया कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है। जहां तक न्यूक्लियर वेपन का सवाल है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, अमेरिका जी। की नाक के तले। अमेरिका ने क्या किया? तो अमेरिका अगर वो समझता है कि वो एक गार्जियन बन चुका है फॉर द न्यूक्लियर ऑर्डर ग्लोबली, तो वो ऐसा नहीं है। वो चाहे कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है वो। ये जो बात यहाँ पर है, दरअसल इजराइल चाहता है इस टाइम पर। इजराइल ने पहले कहा था ड्यूरिंग क्लिंटन टाइम, उसके बाद में बराक ओबामा के टाइम पर भी उसकी कोशिश हमेशा ये रही है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो उसकी हमेशा कोशिश रही है, लेकिन इससे पहले बराक ओबामा ने, उससे पहले क्लिंटन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अभी ट्रंप जब ये थे यहाँ पर पहले भी, अपनी पहली टर्म में, तब भी इनकी कोशिश ये रही थी, और उन्होंने अपनी पहली टर्म में आते ही जैसी चीजों को खत्म कर दिया था ये। और खत्म करने के बाद में, उसके बाद में उनको लगा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज्यादा तेज हो गया है। फिर भी कोई ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, हालांकि फिर भी कोई एविडेंस नहीं मिली। तो देखिए, ये जद्दोजहद चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ऐसा हुआ, ना खाली पूरा रीजन एक तरह से युद्ध के कगार पर आ जाएगा, जो कि कोई नहीं चाहता है, और दूसरी चीज ये है कि जो ऑयल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में चली जाएगी। सऊदी अरेबिया, कतार वगैरह जो जिनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। वो नहीं चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमी तबाह हो, ये कि ईरान दबाव में बना रहे, लेकिन ईरान के ऊपर युद्ध हो, सेंट्रल फॉर्मूज बंद हो, वो ये नहीं चाहते हैं। ये तो आपने भी देखा कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। वो ठीक है सर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। सर गोयल सर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड तो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कच्चे तेल से पूरी दुनिया चल रही, क्रूड तो सबको चाहिए। ईस्टर्न और जो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया है, वो बहुत नुकसान हो जाएगा सबको। अमित, मैं आपको रोक रहा हूँ, जहां तक ईस्टर्न वर्ल्ड का सवाल है, वेनेजुएला से भी वो ऑयल बेचने के चक्कर में है ये, और जो वेनेजुएला का ऑयल है वो ईरान के पास आ सकता है ये। हाल यहाँ पर गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी का ज्यादा है ईस्टर्न एरिया की। जी, फेयर इनफ सर। श्रुति मैम, अभी जो सवाल मैं गोयल सर से कह रहा था कि खाड़ी देश भले एकजुट हैं, इकोनॉमी की बात है, प्रोडक्शन की बात है, और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग सारी कंट्रीज हैं, क्रूड प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके लिए खतरा तो जरूर है। लेकिन सऊदी अरब की जिस तरह की स्ट्रैटेजी, आपको याद होगा 10 दिन पहले सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर बार बार अमेरिका में बातचीत चल रही थी, वो अमेरिका होकर आए, और वो वर्चुअल टॉक्स लगातार वहाँ पर कर रहे थे, वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे थे। और ये खबर भी आई मैम, पुख्ता तौर से ये खबर आई थी कि सऊदी अरब चाहता है कि ईरान पर हमला हो। ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। मेरी जो रिसर्च है, अब्बास साहब, मैं आपसे इस पर भी रिएक्शन लूंगा।
मेरी जो रिसर्च है मैम, वो रिसर्च ये कहती है कि सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा था कि इस वक्त लोहा गर्म में मार दीजिए, क्योंकि अगर आप जंग से पीछे हटे तो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जो बात अब्बास साहब कह रहे हैं कि ईरान दबने और झुकने वाला तो नहीं है, चाहे आप जो कुछ कर लीजिए, तो अगर अमेरिका पीछे हटता है तो जो दबदबा है उनका पूरी दुनिया पर, जो सबका बॉस खुद को अमेरिका समझता है, वो तो नुकसान जरूर हो जाएगा। श्रुति मैम। जी बिल्कुल, ये तो बात आपकी सही है कि वो पीछे हट नहीं सकते, बहुत एक्सपेंसिव रहेगा उनका रेप्यूटेशनली भी, मिलिटरीली भी और जियोपॉलिटिकली भी, कि अगर वो इस वक्त बिना कुछ करे और बिना अपने मन की डील मनवाए वो पीछे हट गए। इसीलिए हमें ज्यादा लग रहा है कि ये वॉर होके दो रहेगी। चीज मैं कहना चाहता हूँ। अब्बास साहब मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट मुझे दे, श्रुति मैम को बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ अब्बास साहब जी। श्रुति मैम प्लीज कंटिन्यू। तो ये बात इसीलिए हम लोग सब इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉर हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने शर्तें रखी हैं वो ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। 3 शर्तें जो रखी हैं, ईरान उन पे नहीं बात करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पे बात करना चाहता है, और वो भी उस लेवल पे नहीं बात करना चाह रहा है जिस वो जीरो इनरिचमेंट पे एकदम कंप्लीट स्टॉप वाला जो शर्त रखी है उस पे वो नहीं अग्री करना चाहता। तो जब आपने शर्तें ही ऐसी रखी हैं कि सामने वाला नहीं मानेगा और आप इस तरह का मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं और उसके बाद आप बिना कुछ करे वहां से पीछे हट जाएंगे, तो ये तो बात मतलब आपकी कोई नहीं आपकी बात मानेगा। इसके बाद वेनेजुएला के अंदर जो एक्शन करने के बाद जो उन्होंने अपने मसल्स फ्लेक्स करे थे कि देखो हम कितने स्ट्रांग हैं, किसी को पता भी नहीं चला और हम एक देश का प्रेसिडेंट उठा के ले आए अपने देश में और उस पर अब हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और वेनेजुएला के ऊपर हमारा ऑलमोस्ट कंट्रोल जैसा हो गया है। तो ये जो उनका जो मसल फ्लेक्सिंग मोमेंट था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा अगर वो बिना कुछ करे वहां से आएंगे, और बिना कुछ करे और अगर हार के आए तो और भी बुरा होगा। तो इसीलिए ये उस जुए के खिलाड़ी की तरह है जो एक के बाद और बड़ा दाव लगाता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है वो हाथ पीछे खींचेगा तो जितना उसने उस दाव पे लगाया है वो पूरा हार जाएगा। तो ये एक इसीलिए इस वक्त जो है वॉर टेंशंस जो हैं थोड़ी हाई रन कर रही हैं। पॉइंट टेकन मैम। अब्बास साहब प्लीज गो अहेड। अब्बास जी देखिए, मैं 2-3 चीज जल्दी कहूंगा। बहुत अच्छी बात कही है कि जुआ खेलने आया है ट्रम्प। वैसे भी ट्रम्प का गेम जो मेन उसका बिजनेस है वो भी गैम्बलिंग का एक बिजनेस है। तो पहली चीज ये कि ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ईरान जो है वो ट्रम्प की ख्वाहिश है कि मैं ऐसा प्रेसिडेंट बनूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया वो मैं करूं। ये हमेशा से उसकी ख्वाहिश है। ईरान इसकी ख्वाहिश को पूरी कर देगा, इस तरीके से जलीलो खार करेगा उसे कि इससे पहले कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरीके से जलीलो खार होके वेस्ट एशिया से नहीं गया। एक तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखें 2020 और 2025 2 बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने अमेरिकन एयर बेसिस पे 2 बार कंट्री टू कंट्री हमला किया। दोनों बार ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, 2020 में भी 2025 में भी। दोनों बार मार खाने के बाद, तमाचा खाने के बाद ट्रम्प ने आके कहा कि हमें सीज फायर करना है। अगर तुम इतने ही ताकतवर थे तो तुम लड़ सकते थे। तीसरी चीज जो सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर के सिलसिले में जो न्यूज आई थी, बाद में सऊदी अरेबिया के खुद उनके ऑफिशियल्स ने उसको डिनाई किया। बल्कि ये न्यूज आई थी, आप सही कह रहे थे, न्यूज आई थी, न्यूज काफी शेयर हुई थी, लेकिन उनके ऑफिशियल्स ने बाद में डिनाई किया कि नहीं, हमारा कोई ऐसा स्टैंड नहीं था और हम ये जंग को नहीं चाहते। चौथी चीज जो मैं आखिरी चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ईरान की असली ताकत उनकी मिसाइल नहीं, उनकी आइडियोलॉजी है। एक सांप्रदायिक झुक जाओ और उस इंटीरियलिस्ट ताकत के सामने कुछ लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। ये इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है कि जहां पर एक बहुत बड़ा बादशाह चाहता था उनको झुका दे, उन्होंने कहा सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। इमाम हुसैन महात्मा गांधी की प्रेरणा थी, नेल्सन मंडेला की प्रेरणा थे, और वही आयतुल्लाह खामेनाई की प्रेरणा है कि हम जालिम के सामने झुक नहीं सकते। जब हमारे पास कुछ नहीं था, आयतुल्लाह खामेनाई के जुमले हैं, जब ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक एक छोटा सा पौधा था, उस वक्त तो तुमने उखाड़ नहीं सके। आज हम एक तवानमंद दरख्त हैं, तुम क्या हमें उखाड़ोगे। ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है कि अगर अमेरिका ने ये गलती किया तो अमेरिका की ये वेस्ट एशिया में आखिरी गलती होगी और उसको ऐसी मार खानी पड़ेगी। आयतुल्लाह खामेनाई कह रहे हैं कि ऐसा तमाचा पड़ेगा इस आर्मी को
कि ये आर्मी ये तमाचा खाने के बाद दोबारा उठ नहीं पाएगी। और ईरान ने ये 12 दिन की जंग में साबित किया है कि ईरान सिर्फ बोल नहीं रहा है, ईरान के पास वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि ईरान के तमाम मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो इजराइल के खिलाफ जो उन्होंने मिसाइल्स इस्तेमाल की थी उसमें फतह 1, फतह 2, खैबर और सिज्जीन, ये चारों मिसाइल्स जो इस्तेमाल नहीं हुई थी, बेस मिसाइल्स इस्तेमाल हुई थी। अब जंग होगी तो ईरान आहिस्ते आहिस्ते अपनी जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, सुपर टेक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो तकरीबन 2.5 से 4 मिनट के अंदर अब्राहम लिंकन तक पहुंच सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब्बास साहब आप साथ रहेगा। संजय सर, क्या आपको सच में लगता है कि अभी जो टैक्टिकल पावर ईरान की है, क्या अमेरिका को टक्कर दे सकते? क्योंकि जब इजराइल से जंग हुई थी तो अमेरिका ने सिर्फ B-2 बॉम्बर अपने भेजे थे सर, और कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो तैयारी बहुत भीषण और खतरनाक है। उस वक्त जब जंग चली थी जून 2025 में, जो अब्बास साहब जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें अमेरिका पूर्ण रूप से कूदा ही नहीं था। वो तो B-2 बॉम्बर गए और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और चले आए। लेकिन इस बार इजराइल से ज्यादा तैयारी अमेरिका ने कर रखी है। संजय सर, आपको क्या लगता है, जो अब्बास साहब दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए अमित जी, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे अब्बास साहब कह रहे हैं, अमेरिका को इस बात का पूरा इल्म है, पूरा जानकारी है। और इसी वजह से अमेरिका ने, जैसे मैंने पहले बोला, कि अपनी डिफेंस की और हमले की, रक्षा और हमला दोनों की तैयारी पूरी तरह से कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कहीं से किसी प्रकार की भी मिसाइल्स के द्वारा अमेरिका की बेसिस को नुकसान हो। यदि नुकसान होता है तो काफी बड़ी बेइज्जती की बात हो जाती है। भले ही ईरान का 10 गुना नुकसान हो, अमेरिका का 1 होता है, फिर भी उनके लिए बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने थार्ड, पैट्रियट और उनका EW एलिमेंट्स लगाए हुए पूरा। इस समय पे मेरे हिसाब से ईरान का चप्पा चप्पा सैटेलाइट के द्वारा और जो उनकी सर्विलियंस हैं, एयरक्राफ्ट है, उनके द्वारा पूरी नजर बनाई हुई होगी उन्होंने। अमेरिका जो करता है वो पूरी डेलिब्रेट करता है, पूरा एक तरह से चक्रव्यूह सा बना लिया। जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं उनके द्वारा, उसमें चाहे टॉमहॉक मिसाइल्स हो, उनके पूरा घेराबंदी होता है। डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, सैटेलाइट्स, सबमरीन्स और उनके हेलीकॉप्टर्स और AEW फाइटर एयरक्राफ्ट, हर तरह के जहाज होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो ये एक तरह से चक्रव्यूह टाइप चल रहा है। इतना आसान नहीं होगा इतना। हालांकि जैसे कि मैं अब्बास साहब से ये कहूंगा, पिछली बार उन्होंने काफी मिसाइल फायर की, कुछ काफी 80, 70, 80, 90% मिसाइल हवा में डिस्ट्रॉय हुई। 5-7% मिसाइल डेफिनेटली पहुंची है टारगेट्स पर और उसका नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी कोशिश ईरान की ये रहेगी कि एक इतनी बड़ी संख्या में फायर करे कि सिस्टम को सैचुरेट कर ले। लेकिन उसके बाद वो कितना नुकसान कर पाएंगे, मेरे हिसाब से अमेरिका जो स्ट्रेटजी रखेगा वो है कि मिसाइल साइट्स को ही पहले ही अटैक करें, जिस प्रकार से वो नजर रखे हैं, और उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको अटैक करें, IRGC की साइट्स को अटैक करें, जिस हिसाब से अमेरिका बिल्डअप कर रहा है। साथ साथ डेल्टा फोर्स और मोसाद के लोग, पिछली बार भी ईरान के अंदर से ही ड्रोन के द्वारा अटैक किए गए थे। ईरान के अंदर से भी और अंदर से भी कुछ बलवा किया जाए, अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, ये हर तरह की कोशिश अमेरिका की रहेगी। इसमें वो कितने सफल रहते हैं या ईरान कितना सफल रहेगा, ये डेफिनेटली समय बताएगा। दोनों ही अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। अमित जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। श्रुति मैम, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जनरल